नमस्कार साथियों। चलिए मैं अपनी बात रखती हूँ। हो सकता है कुछ साथी आगे और जुड़ें। साथियों, आज जो ये देश का माहौल है ये बहुत ही आज चिंतनीय है, ये बहुत ही दयनीय है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ साथियों के साथ मिलकर देश के माहौल पे चर्चा करें और सत्ता में बैठे हुक्मरानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करें। आखिर उन्हें भी तो ये पता चले कि आज जो आम जन है वो आखिर चाहता क्या है। चलिए देश की बात तो बाद में करते हैं, पहले अपने प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। प्रदेश की बात करने से पहले साथियों, मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल पढ़ना चाहूँगी और आपको समझ आ जाएगा कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच सेज दैट इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अगर एक सिंगल सेंटेंस में इसे डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब होगा नो वन इज अबव द लॉ। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये जो इशारा है ये किसकी तरफ है। मेरी ये बात महाराजा सतपाल महाराज जी की तरफ है, जिनके खिलाफ अब तक कोई भी कार्यवाही प्रदेश सरकार ने नहीं की है। दोस्तों, क्या आम आदमी और वीआईपी या पॉलिटिशियन, इन दोनों के दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? क्या ये सही है? चलिए दो बातें देखते हैं। या तो महाराजा को आरोग्य सेतु ऐप ने चेताया ही नहीं कि आप खतरे में हैं। अगर आरोग्य सेतु ऐप ने चेताया नहीं तो इसका मतलब है कि आरोग्य सेतु ऐप जिसका इतना प्रचार किया जा रहा था उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ एक षड्यंत्र है सरकार के द्वारा रचा हुआ, जिससे कि वो अपने ही खुद के नागरिकों पे एक सर्विलांस या जिसे कहते हैं नजरें रख सकें, उनके मूवमेंट पे नजरें रख सकें। तो अगर आरोग्य सेतु ऐप की कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर उसे आप आम जनमानस पर थोपने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और अगर ये सत्य नहीं है और आरोग्य सेतु ऐप ने महाराजा जी को ये बताया कि आप खतरे में हैं या आप कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उसके बाद भी महाराजा दूसरे लोगों से मिलते रहे, कैबिनेट की मीटिंग करते रहे, सचिवालय जाते रहे, तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ करके दूसरों की जान को खतरे में डालते रहे। तो अगर वो जानबूझ के करके दूसरों की जान को खतरे में डालते रहे तो आज तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर यही कृत्य कोई आम आदमी करता, आम नागरिक करता, तो अब तक उस पर कितनी एफआईआर हो चुकी होती और वो जेल में पड़ा होता। जैसा कि इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपने कई बार देखा होगा नेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है और वो जेल भेजे गए हैं, कई तो अभी भी जेल में ही हैं। दूर क्यों जाते हैं, कनिका कपूर के ही मैटर में देख लीजिए। कनिका कपूर के मैटर में कनिका कपूर पे 4 से 5 एफआईआर कंटिन्यूअसली हुई। 269, 270, 188 आईपीसी के तहत भी एफआईआर हुई। उसके बाद एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 पर भी एफआईआर हुई उनके ऊपर, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी एफआईआर हुई। तो जब एक व्यक्ति के एक छोटे से गलत कदम पे उसके ऊपर 5 से 6 एफआईआर हो सकती हैं, तो महाराज जी के खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? मैं अपने युवा कांग्रेस के साथियों को बधाई देना चाहूँगी बहुत बहुत, जिन्होंने कल इसी वजह से, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सत्याग्रह के माध्यम से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाने का काम किया है कि अब जो आम जन है उसके सामने ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आपको महाराजा के खिलाफ कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। तो मैं अपने सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कल के सत्याग्रह के लिए। तो दोस्तों, क्या आपको ये नहीं लगता कि आज देश में ये जो कानून है, ये जो संविधान है, ये सबके लिए एक है? और आज देश की या प्रदेश की सरकार हो, इसके लिए संविधान का या कानून का कोई भी मतलब नहीं बचा। चलिए ये तो प्रदेश की बात हो गई, महाराजा की बात हो गई। दूसरी एक बहुत अहम बात है जो आज देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज उस मौत और जीवन दोनों उस बात पे ही निर्भर करता है। देश में जिस तरीके से 64 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया,
वो लॉकडाउन जो कि पहले लग सकता था, अगर वो लॉकडाउन पहले लगता तो आज देश में ये भयावह स्थिति नहीं होती। एक तो मोदी जी ने लॉकडाउन देर से लगाया, 64 दिन आपने लॉकडाउन लगाया, जो कि आपने बिना किसी रणनीति के तहत लगाया। मजदूरों को पैरों में छाले लेकर के हजारों किलोमीटर पैदल चलने मजबूर कर दिया। आपने मजदूरों को, गरीबों को सड़क पे भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अचानक एक दिन आपने फरमान जारी कर दिया कि अब सब कुछ खुलेगा, आप आत्मनिर्भर बन जाइए। अरे भाई, ऐसा क्या है जो 64 दिन आपने देखा कि किस तरीके से लोग मर रहे हैं, मजदूर परेशान हो रहा है, अचानक आपने कह दिया अनलॉक हो जाएगा, आप आत्मनिर्भर बनिए। दोस्तों, 2 जून से लेकर के अगर आज तक के आप आंकड़े देखिए तो पर डे 10,000 से भी ज़्यादा कोरोना पीड़ित इस देश में हो रहे हैं। आज जो कोरोना पीड़ित का आंकड़ा है वो 2.5 लाख के पार पहुंच चुका है। आज मरने वालों की संख्या 8,000 के करीब पहुंच चुकी है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। असली जो चेहरा है मेरे ख्याल से ये उससे भी ज़्यादा भयावह होगा। अब भाई, जिस दिन से ये अनलॉक 1 हुआ, मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ सबके मन में ये सवाल तो जाग रहा होगा कि अचानक क्या सरकार ने सब कुछ सही कर दिया जो ये अनलॉक 1 अनाउंस कर दिया। इसका जवाब सबको मिला होगा कल आपने देखा किस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री वर्चुअल रैली के माध्यम से उन्होंने बिहार में चुनाव का जो बुगुल फूका। अरे भाई, जिस देश की जनता मर रही है, जहां महामारी अपने पैर पसार रही है, जहां गरीब भूख से मर रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज में डूब चुका है, वहां ऐसे एक संवेदनहीन पार्टी, और मेरे ख्याल से संवेदनहीन व्यक्ति ही होंगे वो जो इस कोरोना काल में भी चुनाव के बारे में सोच सकते हैं। और वो संवेदनहीनता दिखाई कल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने और उनकी पार्टी भाजपा ने। ऑफ कोर्स आप उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आम जन का जो दर्द है वो वही पार्टी समझ सकती है जो धरातल पे जिसने कभी रह के काम किया हो, जिसने कभी आम जन की तकलीफों को अपना समझा हो, अपनाया हो। तो आप उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं। तो कल जो अमित शाह जी के वर्चुअल रैली थी, उससे क्लियर ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो अनलॉक 1 का ड्रामा किया वो क्यों किया, क्योंकि उन्हें तो इलेक्शन की पड़ी थी। और कल से 2 दिन पहले गुजरात में आपने जो पीएम केयर फंड से पहली खरीदारी कर ली, आपने कांग्रेस के 2 विधायकों को खरीद लिया। तो जो पार्टी इस महामारी के टाइम में भी, इस कठिन घड़ी में भी देश के गरीबों के बारे में, देश की जनता के बारे में ना सोचते हुए वो इलेक्शन के बारे में सोचती है, उस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह बीजेपी ने अनप्लान लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। अब आप सोचिए, वर्चुअल रैली में 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपया खर्च हुआ। 100 करोड़ तो सिर्फ एस्टिमेट है, उसके अलावा 1 लाख मोबाइल फोन जो लोगों को बांटे हैं इन्होंने। तो कुल मिला के 110 से 115 करोड़ रुपए आप एक वर्चुअल रैली में खर्च कर रहे हैं। क्या वो 100 आज जो देश की आर्थिक स्थिति जो चरमरा चुकी है, आज देश का गरीब जो मरने के लिए मजबूर है, मजदूर जो अपने घर पहुंचने के लिए परेशान है, वो 110 करोड़ 115 करोड़ जो रुपए आप रैली में खर्च कर रहे हैं, वो क्या आप मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए खर्च नहीं कर सकते थे? तब आपके पास पैसा नहीं था। अगर अभी कोई आपसे ये सवाल पूछेगा कि वो पैसा कहाँ से आया, अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ या जो भी आपसे सवाल पूछता है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, आपने उसका कहाँ पे इस्तेमाल किया, तो आप कहिए मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा देंगे। जिस तरीके से आपने सोनिया जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिस तरीके से आपने हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। तो इस तरीके की कोई आपसे सवाल करता है तो आप उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर देते हैं। तो 115 करोड़ रुपए आपको वर्चुअल रैली में खर्च करने की क्या जरूरत थी? आज ये पूरी देश की जनता आपसे जानना चाहती है, पूछना चाहती है, क्या आप इतने संवेदनहीन हो चुके हैं
कि आपको देश का दर्द नहीं दिख रहा, देश की गरीबी नहीं दिख रही। आपके वो 115 करोड़ रुपए हजारों गरीब परिवारों का घर चला सकते थे, नहीं कुछ तो 3 से 4 महीने तक के लिए। आपको ये अनलॉक 1 करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, आर्थिक स्थिति तो वैसे भी चरमरा चुकी थी देश की। आज देश में 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस पहुंच चुके हैं। आपके पास ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना बेड की व्यवस्था है। टेस्टिंग, पूरी दुनिया में टेस्टिंग अगर सबसे कम हुई है तो भारत में हुई है। 130 करोड़ की आबादी के देश में 45 लाख टेस्टिंग हुई है। आपको क्या लगता है ये जायज है, ये वाजिब है? इस वक्त जो पैसा, एक एक रुपया देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी है, तो आप उस देश की इकोनॉमी पे खर्च नहीं कर रहे हैं, देश के गरीब पे खर्च नहीं कर रहे हैं। और आपको इन घड़ी में भी चुनाव याद आ रहा है। मतलब एक ह्यूमैनिटी होती है इंसान में, मेरे ख्याल से वो बीजेपी के लोगों में नहीं है। और अगर आज भी जनता ये नहीं देख पा रही है, ये नहीं समझ रही है, तो फिर मेरे ख्याल से जो ये बात नहीं समझ पा रहा वो अपने आप को देश प्रेमी कहने का हक खो चुका होगा। जो आज ये नहीं समझ पा रहा कि देश इतनी विकट स्थिति में है और उसके बाद भी जिस पॉलिटिकल पार्टी को इस वक्त भी राजनीति करनी है, चुनाव प्रचार करना है, वो पार्टी कभी भी देश प्रेमी, देशभक्त नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक जुमले हैं, ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है जो हर इलेक्शन से पहले मचा करके देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। दोस्तों, किसी भी गोदी मीडिया ने अमित शाह की रैली के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि सब उसका लाइव प्रसारण कर रहे थे। यही राहुल गांधी जी अगर सड़क पे चलते हुए मजदूरों के साथ बैठते हैं तो हमारे देश की मीडिया कहती है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल नौटंकी कर रहे हैं। आपको मजदूरों के साथ बात करने में, उनका साथ देने में पॉलिटिकल नौटंकी नजर आती है। बट इस कठिन वक्त में जो देश की स्थिति है, जहां लोग मर रहे हैं, उस वक्त जो व्यक्ति राजनीति की रोटियां सेक रहा है, चुनाव का बिगुल फूंक रहा है, उसके आपको उसकी नौटंकियां नजर नहीं आती, उसकी संवेदनहीनता नजर नहीं आती। अगर आज देश का मीडिया बिका ना होता तो आज ये देश के हालात ना होते। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं उठाना चाहती हूँ वो ये है, आप सबको याद होगा जिस तरीके से जब प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक छोड़ने की बात हो रही थी तो बीजेपी ने किस तरीके से प्रोपोगंडा चलाया था कि उनका किराया केंद्र सरकार दे रही है। और इस झूठ को 10 लोगों ने चीख चीख कर बोला था तो जनता को ये झूठ भी सच लगने लगा था। लेकिन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है उन्होंने, और उस एफिडेविट में खुद ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जो है किराया वहन नहीं किया मजदूरों के जाने का। मजदूरों के जो जाने का किराया है वो स्टेट गवर्नमेंट ने वहन किया है। अब आप देखिए, ये प्रोपोगंडे, ये झूठ, और बीजेपी इसमें कामयाब होती है। क्यों? क्योंकि 10 लोग एक झूठ को चीख चीख के बोलते हैं दोस्तों, तो वो झूठ सच लगने लगता है। और हमारे लोग, हम सब मिलकर अगर एक व्यक्ति खड़ा होकर सच बोलेगा दोस्तों, वो सच भी झूठ लगेगा अगर हम सब मिलके उस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये मेरा एक आपसे विनती भी है, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी सिपाही अगर खड़े होके एक सच को बोल रहा है तो हमें उन सब को उस सच का सपोर्ट करना है, चीख चीख के उस सच को दुनिया के सामने पहुंचाना है, जिससे कि वो सच एक उस गांव में बैठे आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंचे, जिसे पता चले कि नहीं, बीजेपी झूठी है, प्रोपोगंडा करती है, समाज के लिए कुछ नहीं कर रही, और कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है वो करती है और आगे भी करेगी, क्योंकि आज तक देश के लिए जो भी किया है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। आज क्यों नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, पत्रकारों से के और जनता के सवालों के जवाब देने की, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। जो व्यक्ति देश के 70 सालों के विकास को अपने कार्यकाल में बेच सकता है और वो हमसे पूछता है, वो कांग्रेस जनों से पूछता है कि कांग्रेस ने 70 सालों से क्या किया, और हम खड़े होकर ये कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते कि मोदी जी जो हमने किया है वो आप बेच रहे हैं। अगर हमने किया ना होता तो आज कम से कम 49 ऐसी कंपनीज हैं जिनको आप बेच चुके हैं, कम से कम 10 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आप एफडीआई
75 to 80% से ज़्यादा लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये एक वार्ता है, ये एक संवाद है जो बहुत दिनों से सबके मन में ये सवाल है, आखिर देश की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है जैसा कि हमें दिखाया जा रहा है, जो कोरोना के टाइम से पहले से भी थी। और एक कोरोना आया और कोरोना को बहाना बना दिया मोदी जी ने, किस चीज़ के लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए, पीएम केयर फंड के नाम पे पैसा इकट्ठा हो गया। अब इलेक्शन तो पैसों का खेल है, गुजरात भी उनका और अब बिहार में बिगुल भी फूंक दिया। तो हम सबको एक साथ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और एक एक बात को, एक एक सच को जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। अब एक बहुत ही हास्यास्पद बात को समझिए। अभी 2 दिन पहले कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि जितनी भी ऑन गोइंग डेवलपमेंटल स्कीम चल रही थी उन पे मार्च 2021 तक रोक लगी है, उन पे यानी कि कोई काम नहीं होगा। तो अब भाइयों बहनों ये समझिए कि जितनी भी स्कीम आपसे और मुझसे जुड़ी हुई हैं उन पे बैन लग गया। जनता के विकास कार्य नहीं होंगे, लेकिन रैली पे 115 से 120 करोड़ सिर्फ एक वर्चुअल रैली पे खर्च होगी। और ऐसी कितनी रैली करनी है उनको? 100 से भी ज्यादा रैली करनी है। अब आप लगा लीजिए हिसाब। तो पहले तो इन्होंने सांसद निधि घटाई, विधायक निधि घटाई। क्यों घटाई? क्योंकि उनसे जनता का विकास होता है, ये बात क्लियर है। आपको घटानी है ना, आप सैलरी घटाइए। आप निधि क्यों घटा रहे हैं 1 साल तक के लिए, 2 साल तक के लिए? क्योंकि उस निधि से आम जनता का, मेरा, आपका विकास होता है, हमारे क्षेत्र का विकास होता है, हमारे पहाड़ों का विकास होता है। तो वो सांसद निधि घटेगी लेकिन सैलरी नहीं घटेगी। सैलरी और खर्च अभी बढ़ा दिया है लोगों का 70,000 के करीब। और ये समझिए, अब विकास के कार्यों पे मार्च 21 तक की रोक आपने क्यों लगाई, ये पूछने की किसी भी गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई भाइयों बहनों। क्यों? आपने आखिर कोरोना से लड़ने के लिए ऐसे पैसे कहाँ खर्च कर दिए हैं जो आपको सारी की सारी डेवलपमेंटल स्कीम बंद करने की जरूरत पड़ गई? क्या कर दिया आपने? मजदूरों के लिए क्या कर दिया? कितने मजदूरों के खातों में पैसे आ गए? कितने गरीबों के अकाउंट में पैसे दे दिए? कितने लोगों को राशन दे दिया? क्योंकि जुमलों की से तो पेट नहीं भरता ना, कि आपके वित्त मंत्री ने कह दिया कि हमने तो जी 8 करोड़ लोगों को, 800 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है, राशन बांटा है। मतलब भाई साहब, थोड़ा तो धरातल पे रहिए। इतनी तो पूरी मतलब दुनिया की आधी आबादी हो जाएगी इतने लोगों को अगर आप राशन बांटेंगे तो इन बातों का जवाब दीजिए कि अगर आप डेवलपमेंटल स्कीम बंद कर रहे हैं तो आप जो पैसा पीएम रिलीफ फंड में पड़ा हुआ है अभी 3800 करोड़ रुपए, क्योंकि हमें तो भाई वही पता है पीएम केयर फंड में कितना आया ये तो हमें पता नहीं है। आरटीआई भेजूंगी पता नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। तो ऐसा रहस्य है पीएम केयर फंड का, क्योंकि आप छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उससे सिर्फ आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो और जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते। तो ये सारी बातें हैं जिन पे सवाल मन में आते हैं और हम उन्हें पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बिहाफ पे गोदी मीडिया उनसे नहीं पूछ रही है, मीडिया सवाल नहीं करती, इसलिए आम जनता को सवाल करना पड़ता है। तो मेरा सभी से सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है कि हमारे कांग्रेस का एक भी साथी अपनी आवाज को उठाता है तो हम सबको उसका सपोर्ट करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक सच को एक अकेला व्यक्ति चीखता भी रहेगा तो भी वो सच सच नहीं लगेगा, और एक झूठ को 10 लोग मिलके चीखेंगे तो वो झूठ भी सच में बदल जाएगा। तो आज जो देश की स्थिति है, बहुत सारे सवाल हैं, मेरे जितने सारे सवाल हैं मुझे पता नहीं कि किन सवालों का जवाब मुझे मिलेगा या नहीं, आपको मिलेगा या नहीं, बट मैंने अपना कर्तव्य समझा कि देश में जो ये देश और प्रदेश की जो ये स्थिति है उस स्थिति को अपने माध्यम से आपके सामने रखने का काम करूं। धन्यवाद। थैंक यू।